नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। टारगेट एमपीपीएससी के इस जूम मीटिंग के लाइव सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जूम मीटिंग पे आने का कारण यह है, स्ट्रीमिंग मैंने ऑन किया लेकिन बार बार वो बाहर फेंक रहा है उसमें। तो मैंने सोचा कि तुरंत ही क्लास को तो स्टार्ट करना ही है, तो मैंने सोचा कि जूम मीटिंग पर सेशन को ज्वाइन करते हैं हम लोग, ताकि हमारे क्लास का सेशन का टाइमिंग भी डिस्टर्ब नहीं होगा और हमारी क्लासेस यथावत चलती रहेगी। ठीक है। वैसे ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल मैं करवा दूंगा। ठीक है। यूट्यूब पर बाद में देखने वाले जो भी अभ्यर्थी है तो इसे प्रॉपर उसी वे में देखें जिस प्रकार से हम लगातार क्लासेस देखते हैं। मैंने इसमें शेड्यूल किया था, लाइव में भी मैंने कई काफी प्रयास किए लेकिन बार बार बात सेक रहा था। आपने भी देखा होगा, मैंने लिंक भी शेयर किया था आप लोगों को, लेकिन नहीं हो पाया है। हमारे पास यहाँ जो मीटिंग में लिमिटेड समय है, थोड़ा उसका ध्यान में रखेंगे और अगर कुछ चीजें छूट जाती हैं तो फिर कल की क्लास में उसको रिकवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही है? क्या किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड साउंड आपको सुनाई दे रहा है क्या, या फिर मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच पा रही है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। करते हैं हम शुरू। और जैसे आपने स्ट्रीमिंग में देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है। ये नए हैं या फिर आप नए आईडी से ज्वाइन किए हैं? अजय है कि आप? थोड़ा सा मुझे कंफर्म कीजिए। चलिए, आपकी रिकॉर्डिंग इसमें मैंने स्टार्ट भी कर दिया है। चलिए, आज हमें पादप जगत का क्लासिफिकेशन देखना है मूलतः। ठीक है। तो पादप जगत के वर्गीकरण को कोशिश करेंगे क्लास में पूरा करें, अदरवाइज कुछ चीजें रह जाती क्योंकि मुझे 40 मिनट के सेशन में नहीं लगता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए, प्लांट क्लासिफिकेशन यानी कि या प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन जिसे बोलेंगे पादप जगत वर्गीकरण। आप लोगों से मेरा पहला प्रश्न है, मुझे ये बताइएगा, पादप जगत या पादप विज्ञान के जनक कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो पादप विज्ञान के जनक हमने पढ़ा था, जिनकी एक पुस्तक भी थी। पुस्तक का नाम भी बताना है आप लोगों को, बताना चाहे तो। पादप विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है आपके? थियोफ्रेस्टस। इन थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पादप की स्टडी किया था, और इसका संकलन उन्होंने एक पुस्तक में किया, और जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, या हिस्टोरिका प्लांटेरम। इसीलिए थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कहानी तो यहीं से शुरू हो जाती है पादप जगत के क्लासिफिकेशन को लेकर। लेकिन फिर इसमें बात की जाती है कि इसके क्लासिफिकेशन के लिए आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें जीवमंडल में सभी जो भी ऐसे जीव जो कि बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि पादप की आपको कुछ विशेषता तो पता होना चाहिए। पादप कौन होते हैं? पादप यह यूकेरियोटिक, ठीक है, यूकेरियोटिक वर्ग में आते हैं। साथ ही साथ में यह मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कुछ इसमें यूनिसेल्यूलर भी मिलेंगे। सबसे खास विशेषता इसकी क्या होती है कि यह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण।
अभिक्रिया, और यही वह अभिक्रिया है जिसके कारण इन पादप को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। क्योंकि यह अपनी भोजन निर्माण की प्रक्रिया इसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा कंप्लीट करती है और ग्लूकोज का निर्माण कर देती है। जैसे कि हम हमारे बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था ऑक्सीसोम, जहां पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की ठीक विपरीत प्रोसेस होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम में, और वहीं पर हमारे लिए 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो यह रिवर्स प्रोसेस किसकी है? इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिवर्स प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आपका बनना क्या है? क्या प्रोडक्ट तैयार होता है? इसमें प्रोडक्ट तैयार होता है आपका ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। इसी को आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। यह होता है मोनोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका इक्वेशन कैसे बनता है फोटोसिंथेसिस का? देखिएगा, H2O और वायुमंडल से क्या लिया? CO2। क्लियर है? और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति में और साथ में सनलाइट, ये चीजें होगी, तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा आपका? C6H12O6। और इसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए यहां पे देखिएगा H12 है, यानी कि यहां पर हमने जैसे कि 6 किया तो ये हो गया आपका O6 हो गया। लेकिन यहां पर भी आप 6 अगर करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी 6 करना पड़ेगा। अब देखिएगा, 6H12O6, ठीक है, प्लस O2, ये 6O2 यहां पे कर दे। ठीक है, ग्लूकोज में किसी प्रकार का कोई भी इसमें कोई नंबरिंग नहीं करना है। अब बैलेंस हो जाती है आपकी इक्वेशन, जैसे कि 6O2 है, यानी कि 12 यहां पर हो गए, 6 यहाँ पर है, 18 हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा 6, ये 12 हो गए, 12 के बाद 6 ऑक्सीजन हो गए, 18 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 18 इधर भी है, 18 ऑक्सीजन के अणु इधर भी है। हाइड्रोजन का यहाँ पर 12 है, इधर भी देख लीजिएगा हाइड्रोजन का 12 है। उसके बाद में आप हाइड्रोजन के बाद कार्बन का 6 देख लीजिए, कार्बन का यहाँ पर भी 6 है। इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। तो यही होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। इसी अभिक्रिया के माध्यम से ये जो कार्बोहाइड्रेट आपका बन रहा है, यही कार्बोहाइड्रेट क्या है? यही आपका ग्लूकोज है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? हाँ, बाकी लोग जिनका म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए। प्राची का ही अनम्यूट रहता है सिर्फ। चलिए मैं यहां से कर देता हूं। प्राची का म्यूट हुआ या नहीं हुआ है अभी? हाँ प्राची जी, आपसे निवेदन है आप म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल चीज आपको ये मेंशन किया है कि पादप को यूकेरियोटिक, मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर में हम जैसे कि शैवाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात की जाएगी, इसलिए मैंने दोनों चीजों को लिखा है। और मेनली यहां पर हम देखेंगे शैवाल के बारे में विस्तार से हमें अध्ययन भी करना है, उसका महत्व भी जानना है हमें, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे आपके भोजन के रूप में हो, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी। तो ऐसे कई सारे उसके महत्व नजर आते हैं शैवाल के बारे में, समझने इजाजत दिया तो उसके बारे में भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक क्लासिफिकेशन के तौर पर हमने देखा, और यहाँ पर बता दिया कि आखिर पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी पादप को स्वपोषी वर्ग में क्यों रखा जाता है, उसे हमने समझ लिया। अब यहाँ पर पादप जगत का जो आधुनिक वर्गीकरण है उसे स्पष्ट करते हैं। इसको 3 वर्गों में हम विभाजित करेंगे। एक होता है आपका 3 वर्गों में पादप जगत का वर्गीकरण, यानी कि आधुनिक वर्गीकरण, इसे आप इस रूप में संदर्भित कर सकते हैं, आधुनिक, मॉडर्न, आधुनिक वर्गीकरण।
अब कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें फूल पत्ती तना किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते, किसी में पूरे विकसित होते हैं, किसी में पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमने देखा था एनिमल क्लासिफिकेशन में कि किस प्रकार से प्लांट्स में हमने देखा, सॉरी, जंतु में किस प्रकार से ऑर्गन का विकास क्रम दिखाई देता है। सेम वैसे ही यहां पर भी ये जो रूट है, लीफ और जो स्टेम होता है यानी कि उसका तना, तो इसमें भी किस प्रकार का वर्गीकरण देखने को मिलता है, उस आधार पर आधुनिक वर्गीकरण किया गया है पादप का। तो यहां पर देखेंगे हम 3 वर्गीकरण है इसका। एक हो जाएगा आपका थेलोफाइटा, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अभी चार्ट बना लीजिए आप, ठीक है। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये क्लियर दिख रही है? म्यूट करके रखना आप लोग, ठीक है। कोई इश्यू आए तो मुझे बता देना आप लोग। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और देखिए टेरिडोफाइटा जो लिखा है मैंने, ये टेरिडोफाइटा को हम एक वर्ग में रखेंगे, ट्रेकियोफाइटा, ठीक है। इसे हम किस में रख देते हैं? ट्रेकियोफाइटा, तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ट्रेकियोफाइटा के अंदर टेरिडोफाइटा है। ट्रेकियोफाइटा, ठीक है। अब इस ट्रेकियोफाइटा को वर्गीकृत किया जाएगा 3 वर्गों में। पहला आ जाएगा आपको इसमें टेरिडोफाइटा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म नाम सुना होगा आपने, और एंजियोस्पर्म। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म है, इसको पुनः 2 वर्गों में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, और एक होगा आपका द्विबीजपत्री। क्लियर है? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और ये किसके अंतर्गत हो गया आपका क्लासिफाई? ये आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हिंदी में आप सुनना चाहें तो एक होता है आवृत्ति बीज, एक अनावृत्ति बीज। क्लियर हुआ? तो जो आपका जिम्नोस्पर्म लिखा मैंने, इसी जिम्नोस्पर्म को आप किस रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं हिंदी में अगर लिखना चाहें? तो जिम्नोस्पर्म को ही बोला जाता है, मैं क्लियर कर लेता हूं इसमें थोड़ा, एक अनावृत्ति बीज को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अनावृत्ति बीज को ही क्या बोला जाएगा? जिम्नोस्पर्म। और ये हो जाएगा आपका आवृत्ति, आवृत्ति बीज, एंजियोस्पर्म। क्लियर हुआ? चार्ट बनाइए इसको। इसका कंटेंट भी मैं आपको भेज दूंगा आज, ठीक है, अगर आपके पास पादप जगत का क्लासिफिकेशन नहीं मिला तो। अब थेलोफाइटा की बात करते हैं हम, कुछ वर्गीकरण यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए थेलोफाइटा में, तो थेलोफाइटा में हम कहेंगे कि जड़ तना पत्ती का विभाजन स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है थेलोफाइट वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादप के शरीर का। तो थेलोफाइट में जो भी पादप का शरीर होगा, तो पादप का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं, और यह भ्रूणी अवस्था में भी नहीं होता है, भ्रूणीय अवस्था इसमें नहीं होती। थेलोफाइटा की बात कर रहा हूं मैं। तो जैसे कि आपका शैवाल इसी वर्ग में आ जाता है थेलोफाइटा में। तो थेलोफाइटा में हमने मेन बात लिखी है, जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता इनका बॉडी, थैलस के रूप में इसकी संरचना होती है, इसीलिए इसे थेलोफाइट कहा जाता है। ना ही इसमें आपका जो संवहनी उत्तक होते हैं, संवहनी उत्तक भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, संवहनी उत्तक भी इसमें नहीं पाया जाएगा।
यानी कि संवहनी ऊतक नहीं पाएगा। संवहनी ऊतक कौन सा होता है हम पढ़ेंगे आगे चलकर। संवहनी ऊतक में आपका होता है एक जिसे बोलते हैं जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, दो चीजें होती है संवहनी ऊतक, यहां पर लिख देता हूं मैं। एक होता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम पोषक तत्वों का। तो ये जल का परिवहन और फ्लोएम करता है पोषक तत्वों का परिवहन। और इन दोनों को क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक। और ये संवहनी ऊतक की थैलोफाइटा में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका शरीर जड़ तना पत्तियों में विभाजित होता ही नहीं है, क्योंकि पत्तियों में ही बनेगा आपका क्या, पोषक तत्व, यानी कि भोजन बनेगा। और भोजन का परिवहन फिर फ्लोएम करेगा। जब पत्तियां ही नहीं है तो भोजन कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसमें जड़ तना पत्तियों नहीं आती है। लेकिन थैलोफाइटा में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब वो कैसे होती है वो मैं बतला दूंगा आपको। जैसे शैवाल है काई, जो कि आपका स्वच्छ जल में, समुद्र के किनारे, देखिए ऐसी जगह जहां पर नमी है वहां पर इनका निर्माण हो जाता है। थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले पादपों का। ठीक है, तो इसमें आप इन चीजों को लिख लीजिएगा। अब मुझे बताइएगा, विटेकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण किया था, पता है आप लोगों को। 5 जगत में वर्गीकृत किया था। और मुझे बताइए शैवाल को वहां पर उनने कहां पर वर्गीकृत किया था। आप लोग मुझे बताएंगे। R H विटेकर महोदय, R H विटेकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। क्योंकि यहां पर प्लांट और एनिमल ऐसा तो क्लियर नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ कहा था जीवधारियों का वर्गीकरण किया था ना ऐसे। तो जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, तो 5 जगत वर्गीकरण किया था। और ये 5 जगत कौन कौन से थे बताएंगे आप लोग। देखिएगा, यहां पर एक हो जाएगा आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये क्लासिफिकेशन था 5 जगत क्लासिफिकेशन में। अब मुझे बताइए कहां पर रखा था शैवाल को, क्योंकि यहां पर मैं इसके एग्जाम्पल में मेंशन कर रहा हूं कि यहां पर इसको शैवाल को रखा जाता है। यानी कि शैवाल किस वर्ग में आ रहा है आपका, पादप जगत वर्ग में। क्लियर है। तो अभी चलिए यशु ने बताया कि इसे हमने कहां पर रखा था, प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जगत में शैवाल को रखा था। तो यहां पर आप समझ जाएंगे कि प्रोटिस्टा में हम जब शैवाल को रखा तो यहां पर इन्होंने जब यहां पर 5 जगत वर्गीकरण के बाद एक और वैज्ञानिक आपके कार्लस लिनियस, ठीक है, कोई बता रहे मोनेरा, तो क्लियर कीजिए कहां पर रखा था। अब मुझे डाउट में डाल दिया आप लोगों ने। कोई बता रहे कि प्रोटिस्टा में, किसी ने बताया है मोनेरा में शैवाल को। और मुझे जहां तक ध्यान है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब चीजें देखी थी हमने, तो मोनेरा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारी चीज हमने देखा था यहां पर। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अगली विशेषता। ये सारी विशेषता किसकी हो गई, इसमें एग्जांपल हमें शैवाल को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, शैवाल को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसका देखेंगे शैवाल की क्या विशेषता होती है और शैवाल का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये 2-3 चीजें हम शैवाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, उतना आपने लिख लिया तो मैं उसको रफ कर देता हूं। अब ब्रायोफाइटा में देखिएगा, इसमें भ्रूणी अवस्था पाई जाती है, संवहनी ऊतक प्रेजेंट नहीं होगा। और साथ ही साथ में इसमें पूरी तरह से जो तना है और पत्ती है, इसकी संरचना तो पाई जाएगी, तने की पाई जाएगी और पत्तियां भी पाई जाएगी, लेकिन इसमें हमेशा जड़ें अनुपस्थित रहेगी। ठीक है, क्या इसमें ध्यान रखना आपको, भ्रूणी अवस्था पाई जाएगी, भ्रूणी अवस्था पाई जाती है। इसमें पत्ती होगी, तना होगा, लेकिन इसमें जड़ें नहीं होगी, जड़ अनुपस्थित होगी। ब्रायोफाइटा में भ्रूणी अवस्था मौजूद होगी,
पत्ती तना होगा, लेकिन इसमें जड़ अनुपस्थित होगी। क्लियर हुआ? और संवहनी उत्तक इसमें क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। इस पर लिख देना संवहनी उत्तक प्रेजेंट नहीं होंगे। ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लिख लेना आप लोग। यही तो इसका ये ध्यान रखना आप, ब्रायोफाइटा से कभी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइटा की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसकी प्रमुख विशेषता में समूह ऊतक का नहीं पाया जाना, ये भी प्रमुख विशेषता, और जड़ का अनुपस्थित होना ये बताया जाता है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा का हो जाएगा। इसमें हम इसका भी वर्गीकरण जब देखेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, तो इसमें 3 वर्ग पाए जाते हैं, लेकिन इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है। एक हो जाता है हिपेटोकॉप्टिडा, इतना क्रिटिकल वर्ड है, आपको जाना ही नहीं है बिल्कुल। तो एक नाम इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, डाउसोनिया। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसमें पादप का नाम है। ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पादप, और इसी प्रकार सबसे छोटा भी ब्रायोफाइटा पादप है, जिसका नाम हो जाएगा जुओप्सिस। क्या हो जाएगा? यहां पर लिख देता हूं मैं, जियोप्सिस। दिखा होगा आपको ऐसे, जियोप्सिस ये सबसे छोटा है। दोनों को नोट कर लीजिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम ट्रेकियोफाइटा। ठीक है, ट्रेकियोफाइटा में क्या होगा? सबसे पहली चीज इसमें, जैसे कि भ्रूणी अवस्था पाई जाती है, इसमें जड़ तना पत्ती सभी चीजें होंगी। जड़ तना पत्ती तीनों इसमें क्या होंगे? मौजूद होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर संवहनी ऊतक भी क्या होगा? पता पाया जाएगा। संवहनी ऊतक भी पाया जाए। और क्या होता है संवहनी ऊतक, आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब मुझे बता देना कि आखिर इन तीनों के बीच में मूल अंतर का रीजन क्या दिखाई दे रहा है। तीनों में आखिर वह कौन सा बिंदु है जो तीनों में अंतर कर रहा है? ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और ट्रेकियोफाइटा, इन तीनों में मूल अंतर का बिंदु क्या हो जाएगा? क्या आप बताना चाहेंगे मुझे? चलिए, जैसे कि थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती तीनों चीजें नहीं है, ब्रायोफाइटा में तना और पत्ती मौजूद है, और फिर ट्रेकियोफाइटा में हमने देखा तो तीनों चीजें मौजूद है। यही मूल अंतर का कारण हो जाएगा। कभी आपसे क्यू मार्कर आ जाए कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट या फिर पादप जगत के वर्गीकरण में मूल आधार क्या है वर्गीकरण का, तो मूल आधार है उनके ऑर्गन, यानी कि जड़ तना पत्ती के विकास का ही इसका मूल आधार है, इसके वर्गीकरण का। ठीक है, तो ये आप मेंशन करके बता सकते हैं, और फिर बता सकते हैं तीनों को लिखकर कि इसमें तीनों मौजूद नहीं होंगे, इसमें 2 मौजूद है और उसमें तीनों मौजूद है। ठीक है, जल्दी से बनाइए, फिर इसको रफ करते हैं। ट्रेकियोफाइडा में भी आप एग्जाम्पल लिखना चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा जो होगा इसमें सिलुरियन। ठीक है, एक अच्छा नाम जो आपको याद रहे वो मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा नाम क्रिटिकल होगा, लाइकोपोडियम।
बस यही लिख दीजिए। अब एक अंतर हम आगे चल के करेंगे। अब जैसे कि जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, और एक है आपका टेरिडोफाइटा। अब ट्रेकियोफाइटा में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें बीज पाए जाते हैं या नहीं। जब हम इसका अलग वर्गीकरण देखेंगे कि ट्रेकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तीन वर्ग में पुनः इसको सब क्लासिफाई किया है, तो यहां पर टेरिडोफाइटा जो होगा, इसमें बीज और फूल दोनों अनुपस्थित होते हैं, दोनों नहीं पाए जाएंगे। तो फिर आगे देखेंगे इनमें मौजूद रहेंगे। इसका मतलब जो ट्रेकियोफाइटा है, ट्रेकियोफाइटा में बीज उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी, फूल उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। दोनों कंडीशन में आपको इसकी विशेषता को मेंशन कर सकते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देता है ट्रेकियोफाइटा में, बीज और पुष्प, ये दोनों हो भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों चीजें। जब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, तो इसमें देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम टेरिडोफाइटा सभी का विशेषता देखेंगे इनका, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का। ट्रेकियोफाइटा, इसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एक हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आवृत्त बीज, ये अनावृत्त बीज, ठीक है। अब टेरिडोफाइटा की विशेषता लिखेंगे। टेरिडोफाइटा की विशेषता, 10 मिनट का समय बचा होगा शायद इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कब सा है। 10 मिनट में आपका क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा में आप लोग लिखिएगा कि इसमें जो इसका बॉडी जो होता है टेरिडोफाइटा की, इसमें जड़ तना पत्ती का स्पष्ट विभाजन होता है, ठीक है। इसमें जड़ तना पत्ती का विभाजन होता है, लिख लीजिएगा इसमें, जड़ तना पत्ती का विभाजन संवहनी ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। संवहनी ऊतक पाया जाएगा। फिर लिखिएगा यहां पर बीज और पुष्प, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे, बीज और पुष्प इसमें अनुपस्थित होंगे, ठीक है। इस पौधे में एक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। और इसमें भ्रूणी अवस्था में यह मौजूद होता है, तो इसमें जायगोट में जायगोस्पोर का निर्माण होता है, जायगोट में जायगोस्पोर का निर्माण होता है, ये मेंशन कर लेना। जायगोट में जायगोस्पोर का निर्माण, ठीक है। इसको भी फिर चार अलग फाइलम इसके होते हैं। चारों के नाम यहां पर मेंशन करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, ट्रेडोप्सिडा, ठीक है। मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, वहां से नोट कर लेना इन लोगों, इन चीजों को। बस आपको बस चार वर्ग में यह से लिख देना आप लोग कि टेरिडोफाइटा के
4 उप संघ हैं। ये टेडोफाइटा संघ है, जिम्नोस्पर्म संघ है, और ये भी एक संघ हो जाएगा। और इसका उपसंघ, इसमें कितने 4 उपसंघ है? टेडोफाइटा में 4 उपसंघ है, बस इतना नोट करके रखिएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म की बात किया जाए तो इसमें मेनली आपका मरुद्भिद स्वभाव इसका होता है। ठीक है, जैसे कि बीजाणुद्भिद होता है जिसमें बीजाणु, जैसे कि तना और पत्ती और जड़ ये मौजूद है। जैसे कि फर्स्ट में देखा जड़ तना पत्ती मौजूद है, लेकिन दूसरे में आप देखेंगे तो इसमें मेनली आपका बीजावरण इसमें मौजूद नहीं होगा। बीजों के ऊपर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होगा, इसीलिए इसको अनावृत बीज बोला जाता है। बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इधर देखेंगे एंजियोस्पर्म में तो बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है। दोनों में अंतर भी हो जाएगा आपका। बीज के ऊपर आवरण ये मरुद्भिद प्रकृति का होता है। ठीक है, अनावृत बीज में बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, यानी कि नग्न अवस्था में बीज होते हैं। ठीक है, और इसमें वायु परागण पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वायु परागण। परागकण मतलब परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक फूल से दूसरे फूल में स्थानांतरित करना, नर से मादा के तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये वायु परागण, वायु के द्वारा स्थानांतरण होता है। और फिर पादप के संदर्भ में देखें, जो आपका जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के 2 उदाहरण है। एक है इसका, एक साइकस नाम का एक जिम्नोस्पर्म है, ट्रिक्योफाइड है आपका साइकस। इस साइकस को क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इस साइकस, ये साइकस क्या है आपका? ये उभयलिंगी है, यानी कि इस सबसे बड़ा अंडाणु और सबसे बड़ा शुक्राणु किसका है? साइकस का। तो ये मेंशन कर लेना कि साइकस ऐसा पादप है जिसका सबसे बड़ा शुक्राणु और सबसे बड़ा अंडाणु इसी का होता है। ठीक है, जो कि एक कैसा है? जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, समवन ऊतक इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि पूरा ट्रेक्योफाइडा में उपस्थित होता है, तो इसमें भी होगा आपका। नग्न बीजी अवस्था होती है। अब इसके बाद एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो इसमें प्रजनन अंग होगा पुष्प। प्रजनन अंग कौन सा इसमें? पुष्प। ठीक है, एंजियोस्पर्म में। और दूसरी खास विशेषता, समवन ऊतक इसमें भी प्रेजेंट होता है। और जैसे कि मैंने कहा मरुद्भिद यानी कि मरे हुए ये जीवों का भक्षण करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जबकि ये जो आपका अनावृत बीज होता है, ये कीट भक्षी, स्वपोषी और परजीवी और सहजीवी, ये तीनों रूप में ये मौजूद होगा। कीट भक्षी, परजीवी, सहजीवी। ठीक है, कीट भक्षी, परजीवी, सहजीवी और स्वपोषी के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कल मैं समझा दूंगा पूरा विस्तार से, समय इतना कम है अभी। डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन। ये मैं कल समझाऊंगा आपको कि दोहरा निषेचन कैसे इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मैं कितना बचा है मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, लगभग 3 मिनट का समय बचा है, जल्दी से नोट कीजिए। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा में। और सामान्यतः स्थल में ही पाए जाते हैं अनावृत बीज।
अब अनावृत बीज का एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लिखेंगे अभी, क्योंकि इसका भी दो वर्ग में क्लासिफाई करेंगे हम, एक बीजपत्री होता है और एक द्विबीजपत्री। इसी को दो वर्ग में क्लासिफिकेशन करेंगे कल की क्लास में एंजियोस्पर्म को। एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है आपका द्विबीजपत्री। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखेंगे फिर आगे हम। कल की क्लास में ये पूरा डिफरेंस बताऊंगा। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मूल आपके 4-5 बिंदु आपके पास में मिल गए हैं, तो इसको अंतर के रूप में आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी को किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर, चीजें समझ में आ रही है या बस ऐसे ही चला जा रहा है? चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चीजें विजिबल हो रही है आपको ये चीजें? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इनको। ये जिम्नोस्पर्म में एक वृक्ष आता है सिकुआ, सबसे लंबा वृक्ष होता है। सिकुआ भी इसमें एक वृक्ष होता है, सिकुआ सबसे लंबा वृक्ष है। ठीक है, क्या नाम है इसका? सिकुआ। लिख लेना इसको भी आप। साइकस के बारे में आपको बता ही दिया है। एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप बोलते हैं। दो बीजपत्री एक बीजपत्री में इसको विभाजित किया जाता है। पादपों में सबसे बड़ा वर्ग ही आपका एंजियोस्पर्म है। पादप के क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है आपका? एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये भी नोट कर लेना, एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में ये एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर ये एक बीजपत्री बीजपत्री क्या होता है, ये दोनों के बीच में अंतर करके ये टॉपिक आपका मेनली हो जाता है। फिर शैवाल को मैं सेपरेट कल की क्लास में बताऊंगा। पूरा शैवाल के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे हम विस्तार से। और कुछ 4-5 मिनट का रहेगा आपका एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में एक डिफरेंस में बता दूंगा कौन कौन से किस में आएंगे। द्विबीजपत्री मतलब जैसे कि सोयाबीन है, सोयाबीन को खोलते हैं आप, दो दाने अलग अलग हो जाते हैं, वो द्विबीजपत्री है, दो बीज है उसमें। गेहूं एक बीजपत्री है आपका। ठीक है, ऐसे जिसमें दो दाने यानी कि दालें जो होगी वो सारी दालें किस में आ जाएगी आपकी? द्विबीजपत्री में। और जिसमें दो हिस्से नहीं होंगे वो एक बीजपत्री में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर। नेक्स्ट सेशन भी आपका इसी प्रकार से होगा जो मीटिंग पर। अभी लाइव में कुछ